प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भूगोल में, अपना चैप्टर चल रहा था कक्षा 11। भूगोल अध्याय 7 और पाठ का नाम था अपन के भू आकृतियां तथा उनका विकास। ये लेक्चर नंबर आपका दूसरा है। तो अपन ने कल इसमें पढ़ा था बेटा कि नदी की जो अवस्थाएं होती हैं, भाई अपन के यहाँ जो नदियां हैं, जैसे अपन ने उसके कारक पढ़े थे कि किसी भी आकृति के विकास में भाई बहता हुआ जल है, वायु है, हिमानी है, धाराएं हैं, इनके माध्यम से क्या होता है, हमारे यहाँ आकृतियों का निर्माण होता है। तो फिर अपन ने पढ़ा था कि नदियों में नदियों का जो जल है, बहता हुआ जल है, उसकी कई अवस्थाएं बताई थी। तो नदियां अपन की युवा अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, वृद्ध अवस्था में बहती है। तो एक तो कल अपन ने उसमें पढ़ा था। आज जो अपन के नए चैप्टर में अपन पढ़ेंगे बेटा कि बहते हुए जल के माध्यम से, यानी इसमें दो तरह की आकृतियां बनती है। एक तो होती है अपर्दित और दूसरी होती है निक्षेपात्मक या निक्षेपण के माध्यम से जो बनती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें विशेषकर जब अपन देखते हैं बेटा, तो अपर्दित स्थल रूप कौन से होते हैं? अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां, यानी बहते हुए जल के माध्यम से जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां होती हैं, उनमें अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो होती है घाटियां। नंबर 1 क्या है? घाटियां। भाई बहते हुए जल से घाटियां कैसे बनती हैं? तो घाटियां अपन देखते हैं बेटा, ज्यादातर जो अपन की बड़ी नदियां निकलती हैं वे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं, और ऊंचे क्षेत्रीय क्षेत्रों से निकलने के कारण भाई जहां जहां वो पहाड़ी क्षेत्रों में होकर निकलती हैं, तो वो क्या है, छोटे, भाई जैसे अपन देखते हैं पर्वतों में कहीं कहीं खाली जगह होती है, तो वहां तंग घाटियां भी होती है। भाई कहीं ऊंचा स्थान होता है, नीचे झुका हुआ अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि घाटियों का प्रारंभ एक छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं के माध्यम से होता है। सरिताओं का मतलब छोटी छोटी नदियों के माध्यम से होता है, और धीरे धीरे यही क्या है, विस्तृत रूप लेती जाती है। अब इसमें क्या होता है, जब ये घाटियां चौड़ी गहरी हो जाती हैं, तो उनमें एक विशेष प्रकार की आकृतियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं। उनमें अपन की है वी आकार की घाटियां हैं, वी आकार की घाटियां। कैसी घाटियां बनने लग जाती हैं? वी आकार की घाटियां बनने लग जाती हैं। उसके बाद गार्ज बनने लग जाते हैं और कैनियन बनने लग जाते हैं। ये कैसे? यानी बहते हुए जल के माध्यम से, मतलब अपर्दन के माध्यम से इस प्रकार की आकृतियां हमको दिखाई देती हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? तो अब अपन देखेंगे कि गार्ज क्या होता है। भाई गार्ज क्या होता है? गार्ज एक प्रकार से ऐसी आकृति है जिसमें क्या है, खड़े पार्श्व वाली। गार्ज क्या है? खड़े पार्श्व वाली सक्रिय एवं गहरी घाटी होती है। खड़े पार्श्व वाली सक्रिय एवं गहरी घाटी को ही क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। अब ये छोटी छोटी होती है, लेकिन ये गार्ज का मतलब एक तरह से अपन गर्त भी कह सकते हैं, गड्ढा भी कह सकते हैं। अब इसका जो विस्तृत रूप होता है, गार्ज का ही विस्तृत रूप होता है क्या? कैनियन। भाई इसमें तो छोटी सक्रिय होती है, लेकिन धीरे धीरे कैनियन में क्या है, चौड़ी होती जाती है। तो कैनियन किसे कहते हैं? देखो, कैनियन गार्ज का ही क्या है?
एक गार्ड्स की अपेक्षा, गार्ड्स का ही विस्तृत रूप भी कह सकते हैं, विस्तृत रूप भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब इसमें स्थिति क्या होती है, इसमें जो घाटियां होती हैं, जो गहरी चौड़ाई होती है, वो और क्या होती जाती है, गहरी होती जाती है। कैसी होती जाती है, गहरी होती जाती है। तो कहने का मतलब है कैनियन इसमें क्या है कि दोनों तरफ से ये गहरी और विस्तृत होती जाती हैं। तो ये किसके माध्यम से, पहले वी आकार की घाटी बनती है, उसके बाद गार्ज बनते हैं, गार्ज के बाद कैनियन, और कैनियन के बाद में भी इसमें बहुत सारी आकृतियां अपन को देखने को मिलती हैं। तो ये ज्यादातर है जो बनती कहाँ है आकृतियां, भाई अपन के गार्ड्स, और ये इस प्रकार की आकृतियां बनती कहाँ है। तो इस प्रकार की आकृतियां अपन की या तो कठोर भागों में बनती है, भाई चट्टानों में उनमें होकर निकलती है। तो उसमें अपन देखते हैं बेटा कि विशेषकर अगर अपन देखते हैं उदाहरण के लिए कैनियन का जो निर्माण होता है, कैनियन का जो निर्माण होता है वो अपसादी चट्टानों में होता है। कैनियन का निर्माण कहाँ होता है, अपसादी चट्टानों में। यानी कि जो कैनियन का निर्माण होता है वो अपसादी चट्टानों होता है, और गार्ज का जो निर्माण होता है, गार्ज का जो निर्माण होता है कठोर चट्टानों में। कहाँ होता है, कठोर चट्टानों में गार्ज का निर्माण होता है। इनमें थोड़े धीमे स्तर का होता है, कैनियन में क्या है, विशाल रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अपर्दन के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं वो किसके माध्यम से, बहते हुए जल के हैं। ये किसके, बहता हुआ जल, जिसके माध्यम से क्या होता है, अपर्दन होता है। और अपर्दन के माध्यम से अपन की जो पृथ्वी है उस पर सबसे पहली आकृति बनती है, उसे अपन घाटियां कहते हैं। घाटियों में अपन की वी आकार की घाटियां बनती हैं, गार्ड्स बनते हैं और कैनियन बनते हैं। तो गार्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कैनियन के बारे में बता दिया है। अब इसमें दूसरे प्रकार की जो आकृति बनती है, भाई तीन प्रकार की आकृति तो ये हो गई अपन की कि वी आकार की घाटियां बनती हैं, गार्ड्स बनते हैं और कैनियन बनते हैं। इसके बाद देखेंगे इसमें तीसरी आकृति अपन की बेटा है दूसरी आकृति। दूसरी आकृति देखो, जल गर्तिका। सेकंड, जल गर्तिका व अवनमित कुंड, ये दूसरी आकृति होती है। अब इसमें अपन देखते हैं बेटा, जब नदी का जल भाई चट्टानों को तोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ता है, किधर की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो नदियों का जल होता है वो अपर्दन के माध्यम से जो छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं वो क्या है, गर्तों में फंस जाते हैं। गर्तों का मतलब गड्ढे में फंस जाते हैं, और गड्ढे में ये फंसने के बाद उसी में क्या, वृत्ताकार इस प्रकार से क्या वो घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं, वृत्ताकार घूमते रहते हैं, जिसके माध्यम से क्या है, जो कण उस गड्ढे में घूमते रहते हैं उन्हीं को साधारण भाषा में अपन कहते हैं जल गर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जल गर्तिका कहते हैं। और इसमें बहुत सारे अनेक जो गर्तों को भाई पानी गिरेगा तो वहां क्या वो कण घूमते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। अब वे घूमते घूमते क्या है, जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। फिर क्या है कि आगे जाकर भाई वो कण धीरे 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 आगे जाकर आपने देखा है जो बड़े जो होते हैं, इसमें जल गर्तिका के अंतर्गत अवनमित कुंड का मतलब है कि वो धीरे धीरे जो यहां घूम रहे थे वो धीरे धीरे क्या है, एक विशाल आकृति ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, यानी वो शिलाखंड वृत्ताकार में घूमते 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 वहां एक विशाल आकृति बन जाती है, जिसको साधारण भाषा में अवनमित कुंड के नाम से जाना जाता है। भाई उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं, जैसे ऊंचाई से कहीं जल गिर रहा है नीचे की तरफ, है ना, भाई ऐसी आकृति को तो अपन कहते हैं जलप्रपात कहते हैं। लेकिन इसमें जब देखते हैं बेटा अपन क्या,
भाई जब कोई कण पानी एक जगह पर ही गिरता है, पानी एक जगह पे गिरेगा तो वहां 100% क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। जल प्रपातों के तलों के किनारे भी इस प्रकार के अवनमित कोण दिखाई देते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है। उसके बाद अपन के भारत देश में जो गढ़सोपा या उसका नाम महात्मा गांधी जो अपन के भारत देश में स्थित है। इसके अलावा इनकी जब अपन देखते हैं भाई जलप्रपात क्या होता है, ऊंचाई से एक साथ ऊर्ध्वाधर ढाल से, ऊर्ध्वाधर ढाल का मतलब है बहुत ऊंचाई से एक साथ में जब जल तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है, ऊंचाई से जल ऊर्ध्वाधर ढाल से एक साथ नीचे की ओर गिरता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। अब इसमें अब जब अपन देखते हैं कि ये जलप्रपात भी धीरे 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 इन पे जब पानी आता है तो बहुत सारे कण टूट टूट कर ये भी क्या है, समतल प्राय मैदानी क्षेत्रों में या धीमे ढाल वाले भाग हो जाते हैं। तो ये दूसरे प्रकार की अपन की अपरदनात्मक स्थलाकृति थी जलगर्तिका या अवनतिक कुंड, और इसी में अपन ने पढ़ा है जलप्रपात। अब इसमें जो तीसरी आकृति बनती है बेटा वो है अपन के, इसमें जो तीसरी आकृति है वो है अपन की कर्तित विसर्प, अधकर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प, गंभीरीभूत विसर्प। भाई इसका मतलब ये सीधा सा यही है बेटा कि जो नदियां होती हैं, भाई नदियां ऐसा तो है नहीं है कि एक रेखीय मार्ग में होकर बहती हो, ये क्या है जब नदियों में तीव्र ढाल होता है तो ये तीव्र गति से बहती हैं, और तीव्र गति से बहती हैं तो विसर्प, विसर्प का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी। जैसे सर्प अपन के जो आपने देखा होगा, कभी देखा होगा आपने, तो चलता हुआ कैसा लगता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो ऐसी जो नदियां हैं हमारी वो किस में, जब उनमें युवा अवस्था होती है, बहुत अधिक युवा अवस्था होती है तो उन्हें बहुत सारे अपभ्रंश और जल की मात्रा अधिक होती है तो नदियां कैसी बहती हैं, अधकर्तित विसर्प के नाम से या गंभीरीभूत विसर्प के नाम से जाना जाता है। अब ये कहां होता है ऐसा, वह इनका निर्माण कहां होता है, तो जहां नदियों में तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता है, लेकिन मंद ढालों में, जहां मंद ढाल पाए जाते हैं वहां नदियों का अपरदन सबसे अधिक होता है। जहां पर अपन कह सकते हैं कि नदियां वक्रित होकर, वक्रित का मतलब है टेढ़ी मेढ़े आकार में, कैसी होकर, टेढ़े मेढ़े आकार में होकर, और नदियां क्या बनाती हैं, विसर्प बनाती हैं। क्या बनाती हैं, विसर्प बनाती हैं। और इस प्रकार की आकृति को ही साधारण भाषा में अपन क्या कहते हैं, अधकर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प के नाम से जाना जाता है। जब ये नदियों का पानी भाई आगे की ओर बढ़ेगा तो इनमें अधिक मात्रा में क्या है, बहुत सारे अपभ्रंश पदार्थ आते हैं, तो वो क्या है, गर्त, उनको तोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे क्या है अपन के बाढ़ों के माध्यम से अनेक मैदानों का निर्माण हो जाता है। क्योंकि नदी का ढाल जब बहुत मंद होता है तो वो धीमी गति से कठोर चट्टानों को भी तोड़ने में क्या है, सक्षम होता है, जिसके माध्यम से उसे विस्तृत विसर्प के नाम से भी जाना जाता है। विस्तृत विसर्प का मतलब है कि वो अधिक मात्रा में उसको तोड़ने का काम करता है। इस प्रकार की आकृति में हमारे यहाँ लूप जैसी आकृति, लूप क्या होता है, एक जैसे अपन की दराती होती है, हसिया जिसे बोलते हैं, इस प्रकार की आंकड़े जैसी आकृति बन जाती है। तो ऐसी आकृतियां भी हमें देखने को मिलती है। अब उसमें क्या है, इनके माध्यम से आगे जाकर अपन के गार्ड्स, कैनियन, इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण हो जाता है, और नदियां गर्तों के रूप में या गर्तनुमा या गार्डनुमा बहने लग जाते हैं, जो कि लंबे समय तक उनमें जल प्रवाहित होता है। अब अपन उसके बाद में, ये तीसरा हो गया, चौथा पढ़ेंगे बेटा नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं क्या होती हैं, नदी वेदिकाएं, नदी वेदिकाएं क्या होती हैं भाई, जब नदी वेदिकाओं की बात करते हैं
तो ऐसी बात तो नहीं है कि नदियों को मनुष्य ने निकाला हो। ये कैसी अवस्था में बहती है? प्राकृतिक अवस्था में बहती है। भाई हमेशा जल उच्च ढाल से और कहाँ बहता है? निम्न ढाल की ओर बहता है। तो जो अपन की पुरानी नदी घाटियां हैं उनमें भी अपन को अंतर देखने को मिलता है। भाई उनमें से भी बहुत सारे रास्ते एक दूसरी ओर चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन जब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। यानी निक्षेपित का मतलब वही अपर्दन के माध्यम से नदी वेदिकाएं अपर्दित स्थल रूप होते हैं। मतलब नदियों के द्वारा जो अपर्दन किया गया है उनके माध्यम से जो निर्मित मैदान होते हैं, एक लंबवत रूप में जो अपर्दन होता है उसके माध्यम से अनेक ऊंचाई पर कई वेदिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं अब इनमें क्या नजदीक नजदीक इनका निर्माण हो जाता है। और ये क्या, जब नदी केवल एक तट या पार्श्व पर पाई जाती है तो इसके दोनों तरफ में अनेक वेदिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे एग्युमित वेदिकाओं के नाम से जाना जाता है। एग्युमित वेदिकाओं के नाम से जाना जाता है। अब ये नदी वेदिकाओं का निर्माण होता कैसे? भाई ये नदी वेदिकाएं होती क्या है, इनके निर्माण में क्या सहायक होता है? तो नदी वेदिकाओं का निर्माण ऐसी जगह पर होगा जहां जल का वेग कम हो। नदी वेदिकाओं का निर्माण कहां होता है? जहां नदियों के जल प्रवाह कैसा होता है? कम होता है। दूसरा पॉइंट है कि जहां जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं? जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र होते हैं, तो वहां भी नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है। तीसरा है विवर्तनिक कारणों के कारण। विवर्तनिक कारणों के कारण कौन से? अपन के भूकंप है, ज्वालामुखी है। भाई किसी जमाने में अपन के बताते हैं कि जहां अपन के राजस्थान है तो राजस्थान में सरस्वती नदी बहा करती थी, आज उसकी जगह अपन की क्या है? थार का मरुस्थल है। तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई ऐसे कारण होते हैं जिससे नदियों के मार्ग क्या है? परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, अगर नदियों के तट के माध्यम से उनमें अनेक अवसाद लाया जाता है बहुत सारा, तो उससे किसी चीज बहुत बड़े तट का निर्माण हो जाता है या समुद्र तल में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। तो इन्हीं को अपन किसके नाम से जानते हैं बेटा? नदी वेदिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थे बेटा अपन के बहते हुए जल या नदियों के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है। तो इसमें अपन ने पढ़ा था पहले गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, ये बहुत सारी आकृतियां अपन ने पढ़ी थी। इसके अलावा इसमें एक और चीज बनती है जिसको आपकी बुक में नहीं दे रखा, उनको बोलते हैं छिप्रिकाएं। छिप्रिकाएं, छिप्रिकाएं किसे कहते हैं? ये भी नदी जल के माध्यम से ही बनती है। छिप्रिकाओं का मतलब होता है जब नदियां अपने मार्ग में ऊंचे नीचे तल पर बहती है। भाई कहीं तो समतल है और कहीं ऊंचा आ गया, कहीं नीचा आ गया, तो इस प्रकार की आकृति में जब नदियां उछलती हुई चलती हैं, ऊपर नीचे इस प्रकार से चलती हैं, तो ऐसी आकृतियों को छिप्रिकाओं के नाम से जाना जाता है। नदी विसर्प अपन ने पढ़ी लिया। सबसे लास्ट में जो स्टॉपेज होती है बेटा इसकी, संप्राय मैदान। एक पॉइंट और है इसमें, संप्राय मैदान। भाई आज अपन पढ़ते हैं हमारे भारत देश का जो सबसे बड़ा मैदान है नदी घाटियों से निर्मित है। सतलज गंगा का मैदान है, सिंधु घाटी का मैदान है। तो ये मैदान ऐसे होते हैं जो एट लास्ट में जो नदियों के द्वारा जो भी अपर्दन बहाकर लाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या है, धीमी गति से संप्राय मैदानों का निर्माण होता चला जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं बेटा कि नदियों के द्वारा बहुत प्रकार की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। अब इनका अगर अपन संपूर्ण नॉलेज लेना चाहें तो इनको क्या करते हैं बेटा कि इनको अपन भाई प्रैक्टिकल तौर पर, कैसे प्रैक्टिकल तौर पर जब नजदीक से अपन इनको देखते हैं तो उसके माध्यम से इनका अपन पता लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बहते हुए जल के माध्यम से अनेक प्रकार की अपर्दन के माध्यम से अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है।
भाई ये तो अपन जब देखते हैं बेटा प्रैक्टिकल तौर से ही अपन को उनका पता चलता है, लेकिन अपन को तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि बहते हुए जल से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था घाटियां, उसके बाद गार्ज, गार्ज के बाद में कैनियन, और एक और रह गया इसमें अपन के जलप्रपात, जलप्रपात। ये सारे जो बनते हैं नदियों के माध्यम के अपर्दन, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है अपर्दन के माध्यम से इन सभी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जलप्रपात, घाटियां, गार्ज, कैनियन, उसके बाद जलगर्तिका, अवनमित कोंड, अधकर्तित विसर्प, नदी वेदिकाएं, क्षिप्रकाएं और संप्राय मैदानों का निर्माण बहते हुए जल के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही बेटा। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, धन्यवाद। धीमे स्तर से बेटा, ये तुम्हारे जो 3 पाठ हैं ये थोड़े लेंथी हैं, इनकी लैंग्वेज ही इस प्रकार की है। भाई कोई चीज की अच्छी लैंग्वेज होती है तो इसे समझने की कोशिश करो, एक एक चैप्टर आपकी समझ में आएगा। और एक एक ये सारी चीज पढ़ाई है, तुम्हें मैटर 3 जगह से कलेक्ट किया है। कहने का मतलब ये है, तो अपन इनको समझने की कोशिश करेंगे ना। आप पे भी बुक हो तो घर इनको थोड़े देखें। धन्यवाद। ओके।